दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया और आर्किटेक्ट इंडिया का ये ज्वाइंट प्रोग्राम है। और जैसा कि पूरे पूरे करीब करीब 1.5 से पौने 2 महीने का जो लंबा सफर है इस चुनाव का, ये अंतिम पड़ाव में है। अंतिम पड़ाव यानी सातवां फेरा इसका पूरा होना है, सातवां राउंड पूरा होना है। और सातवें राउंड में जो सबसे महत्वपूर्ण कोई सीट है तो वह स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सीट इसमें शामिल है। तो बनारस में उनका है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बिहार का जो उत्तरी बिहार है, जिसमें अ, भोजपुर से मतलब बलिया से सटे हुए और थोड़ा आसपास के इलाकों में, बंगाल में भी 7-8 सीटें हैं, पंजाब में है, हिमाचल का है और भी कुछ कुछ छिटपुट है। कुल मिला के 56 सीटें हैं, शायद 56 सीटें हैं जिसपे कल चुनाव होना है। इस बीच में तमाम सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। इंडिया अलायंस ने एक मीटिंग बुला ली है। कल 1 तारीख को वोटिंग होगी, उसी दिन इंडिया अलायंस की मीटिंग शुरू होगी। और शायद इसी दिन तपस्या करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद के जहाँ उन्होंने ध्यान लगाया था वहां पहुंचेंगे और 2 दिन का उनका ध्यान होगा। सारे कैमरा सैमरा क्या क्या सब चीजें वहाँ पहले से फिट कर दी गई हैं, तमाम चीजें हो गई हैं, तमाम अरेंजमेंट हैं। इसके साथ साथ कुछ प्रशासनिक फेरबदल भी देखने को मिल रहा है। प्रशासनिक फेरबदल का मतलब है कि कई जगह ये देखने को मिला है कि कुछ बड़े अधिकारियों के कार्यकाल बढ़ाए गए हैं, कुछ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जैसे चुनाव आयोग चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार की सिक्योरिटी Z+ सिक्योरिटी कर दी गई है। इसके साथ साथ पार्लियामेंट की सिक्योरिटी भी चेंज कर दी गई है। PRDO के जो अध्यक्ष हैं उनका बढ़ा दिया गया है कार्यकाल। थल सेना अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और साथ साथ बोल कुबोल भी शुरू हो गए हैं। 7 पुश्तें का पाप गिनाने से लेकर तमाम चीजें भी हो रही हैं। इन तमाम मसलों पे हम बातचीत करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ अभी हमारे सहयोगी चिंतक राजनीतिक विश्लेषक विघ्नेश झा जी हमारे साथ सामने हैं। नित्यानंद जी भी रेमाल तूफान झेल के हमारे साथ सामने हैं। और इनके इलाके में भी चुनाव अंतिम चरण का चुनाव है। वहाँ क्या स्थिति है अंतिम चरण तक आते आते, बंगाल की फिजा में कुछ बदलाव हुआ है। रेमाल ने कुछ कहिए कि जो निगेटिविटी है समाज में उसको कुछ कम किया है कि नहीं किया है, उस पर हम बातचीत करेंगे। तो मैं पहले विघ्नेश भाई आपसे ही शुरू करता हूँ कि मोटा मोटी क्या परिघटनाएं चल रही हैं देश भर में और किस तरह की के बयार बह रहे हैं या कयास लगाए जा रहे हैं। ऑन कर लीजिए जी। हाँ, जो आपके शब्द हैं वो सातवां फेरा वाले, बस उसी ट्रैक पे मैं भी रहना चाहूंगा कि ये आखिरी चरण है, सातवां फेरा है, सातवां चरण है। और इस चरण में पंजाब, हिमाचल, उधर उत्तर से आते हैं तो हिमाचल, पंजाब, अ, हरियाणा की 2 सीटें, उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें बिहार की और कुछ वेस्ट बंगाल की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण खुद प्रधानमंत्री का वाराणसी, पूर्व प्रधानमंत्री का, एक्टिंग प्रधानमंत्री का, अभी वो एक्टिंग प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं नहीं अभी, वो सीट वाराणसी। तो ये एक मोटे तौर पे यहाँ पे चुनाव होना है।
और दरअसल ये चुनाव हो रहा है या एक सेलेक्टिव पैटर्न लेकर के अ, चुनाव के नाम पे एक प्रक्रिया पूरी हो रही है, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अ, जो एक माहौल अभी दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि मीडिया ने पूरा जोर लगा दिया है कि प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी, एक्टिंग प्रधानमंत्री जी लगभग अब से लेकर के चुनाव खत्म होने तक कैमरे पे ही और टीवी के स्क्रीन पे ही दिखाई पड़े, उसका पूरा बंदोबस्त किया गया है। वो ध्यान के माध्यम से किया जा रहा है। और ध्यान, थोड़ा ज्यादा वक्त लूंगा क्योंकि इसको अच्छे से हमारे जो साथी हैं वो समझें। और ध्यान वो ऐसे जगह पे लगाना चाह रहे हैं अ, जिस जगह पे उन्हें उनके अपने विचारों के अनुरूप भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद मछली भी खाते थे, मटन भी खाते थे, और मटन बड़ा शानदार मटन पकाते भी थे। तो और हमारे जो एक्टिंग प्रधानमंत्री जी हैं, उनको अ, मटन और मछली खाने वालों से बहुत ही ज्यादा परहेज है। और उन्होंने ने इसे चुनाव का मुद्दा भी बनाया कि शुरुआती चरणों में इसे चुनाव का मुद्दा भी बनाया। फिर वो विवेकानंद जी की समाधि पे जा रहे हैं, सॉरी, विवेकानंद जी के बेलूर मठ में जा रहे हैं समाधि लगाने। तो जाहिर है कि वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि उन्हें वहां समाधिस्थ होना है। वैसे भी 20 25 30 कैमरामैन वहां पे खड़े रहे, 2000 सिक्योरिटी पर्सनल खड़े रहे, उस बीच में कोई समाधि कैसे लगा सकते? वो समाधि तो है नहीं। दूसरी बात कि विवेकानंद जी के विचारधाराओं के ठीक विपरीत इनकी विचारधारा चलती है। इन्होंने विवेकानंद जी को जो शब्द वो क्या कहते हैं, ये और इनके जो जितने साथी संगी हैं, जितने भी सहयोगी हैं, वो जो शब्द सामाजिक संस्थान के लोगों के लिए करते हैं, जो फिफ्थ पिलर के लिए इस्तेमाल किया करते हैं, वामी, लेफ्टिस्ट, वो शब्द इनके नेता ने वेस्ट बंगाल में स्वामी विवेकानंद के लिए भी यूज किया है कई बार। दूसरी बात है, स्वामी विवेकानंद जी का एक विचार था, उन्होंने युवाओं से कहा था कि युवाओं को अ, बहुत ही फिट रहना चाहिए। और चलन चली थी तब गीता पाठ में जाने की, तो उन्होंने कहा था कि गीता पाठ में जाने से बेहतर होता है, होगा युवाओं के लिए कि वो फुटबॉल के ग्राउंड में दिखाई पड़े, वो फिट हों और देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो ये विवेकानंद जी के विचार थे। अब देखिए, उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने बंगाल में, ज्यादा नित्यानंद जी बताएंगे, लेकिन बंगाल में इन्होंने गीता पाठ के कार्यक्रम रखने शुरू कर दिए और प्रचारित किया, वहां 7 लाख लोग जाएंगे, युवा होंगे, वगैरह वगैरह। तो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी से इनकी जो दुश्मनी है वो बहुत पुरानी है। और स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, एक समृद्ध देश ना मैं बना। हाँ, मैं एकदम मैं रोकना चाहूंगा आपको यहाँ कि ये क्यों जा रहे हैं, विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसका जो राजनीतिक मंतव्य है हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि एक तो एक अचानक गांधी के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा और उन्होंने बोला कि
मैंने गांधी को जब तक फिल्म नहीं बनी थी तब तक कोई जानता नहीं था। जी जी। अब इस तरह के बेतुके बयान, कल 7 पुश्तें याद दिला रहे थे, पापों का साथ, तो किसका पापों का दिला रहे हैं? क्या इतनी बौखलाहट क्यों है, इतनी तलखियत क्यों है? एक और कवि कहते हैं कि हमारा किसी के प्रति कोई, किसी भी विपक्ष के नेता के प्रति कोई हमारी दुर्भावना नहीं है। ये जो सुबह कुछ बोलते हैं शाम को कुछ बोलते हैं, तो ये क्या दर्शा रहा है? जी, विपक्ष के नेताओं के प्रति हमारी कोई दुर्भावना नहीं है, और आपसी सम्मान होना चाहिए, ये तब के लिए इन्होंने कहा है जब इनकी सीटें 200 210 से ऊपर नहीं आएंगी, तब के लिए है। और ये जो एक आपने इससे पहले जो पॉइंट रखा था, वो फिर से आप दोबारा पूछना चाहिए। मैंने गांधी के प्रति कह रहे थे कि जब तक, जी 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 जी। 1930 के टाइम मैगजीन के कवर पेज पे गांधी जी ही थे। 1930 के कवर पे टाइम मैगजीन के कवर पेज पे गांधी जी थे। आइंस्टाइन ने ये कहा था कि एक हाड़ मांस का आदमी ही ऐसे इस दुनिया में आया था, कोई यकीन करे आगे, या फिर आगे लोगों के लिए जो है ये एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बड़ी प्रेरणा होगी कि गांधी के जैसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में, हारमांस का व्यक्ति कोई दुनिया में आया था। छोड़ दीजिए वो, आप जो जो सबसे ज्यादा प्रचलित पॉपुलर जो माध्यम होता है हमारा लोगों तक पहुंचने का, वो है सिनेमा और आर्ट। आर्ट तो चार्ली चैपलिन से लेकर के माइकल जैक्सन तक, जिनके प्रशंसक रहे हों, जिनको जिनकी पूजा करते हो, जिनको सम्मान देते हो, उस व्यक्ति को कोई फिल्म देख करके जानता है, तो देखिए समस्या ये है कि पता नहीं इन्होंने कहाँ पढ़ाई की, क्या पढ़ाई की, और इन्होंने शायद गांधी को फिल्म देख करके जाना हो, क्योंकि आरएसएस की एकदम आप शाखाओं में। सही कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। मैं केवल केवल इसमें ये कह रहा हूँ कि ये जो अचानक डवाडोल हो रहा है इनका, बोल कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं, तो इसका क्या मंतव्य निकाला जाए? इसके दो पहलू हैं। ये स्ट्रैटेजी भी हो सकता है कि हम चर्चा में बने रहें, एक ये भी है। चर्चा में बने रहेंगे तो हमारा जो वोट, हमारे जो वोटर्स हैं, वो उनके मन में हम बने रहेंगे, और वो जाके हमें वोट देंगे। ये एक स्ट्रैटेजिक भी हो सकता है। ये इस तरह से हम नहीं कह सकते हैं इनको, या इनके किसी भी कदम को, क्योंकि ये इनके कदम होते नहीं, इनके पीछे बहुत बड़ी एक ताकत लगी हुई है। तो इसको स्ट्रैटेजी के तौर पे भी ले सकते हैं, जी जी। और और स्ट्रैटेजी गलत हो, ये भी संभावना। इसलिए ये संभावना है कि ये इनकी स्ट्रैटेजी गलत हो या उल्टी पड़े, क्योंकि ये अब कितनी भी स्ट्रैटेजिकली ये अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे गलतियां हो रही हैं, ये इनकी घबराहट महसूस हो रही है। ये घबराहट। लोकतंत्र के लोकचंद्र बोल रहे हैं। जी जी। तो हम अभी आते हैं इस पे, और अभी चुनाव आयोग की भूमिका और तमाम चीजों पे भी बात करेंगे। नित्यानंद जी हैं अभी, क्योंकि वहाँ भयंकर तूफान आया था, तूफान में के बाद की एक शांति है, और उसी इलाके में कहिए कि जो कलकत्ता और कलकत्ता के आसपास के इलाकों में चुनाव है। क्या स्थिति है नित्यानंद जी? और जो थोड़ा बहुत जो विघ्नेश जी कह रहे थे, खास करके विवेकानंद को लेकर, विवेकानंद चूंकि कलकत्ता और बंगाल और विवेकानंद एक दूसरे से के साथ काफी पूरक माने जाते हैं।
जैसे ही बंगाल का नाम लेंगे तो विवेकानंद की छवि उभर आती है, टैगोर की छवि उभर आती है, नानक साहब, लालन साहब फकीर की छवि उभर आती है। तो अभी क्या स्थिति है, और थोड़ा इस पे, इस कंटेक्स्ट में आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा इस पे आप बताएं। नहीं देखिए, वो तो तूफान तो चला गया, आया था, लेकिन ठीक है, उसे कुछ नुकसान हुआ सुंदरबन वगैरह में। है मतलब वो घर टूटे और कलकत्ता में भी पेड़ उखड़े, और मतलब तूफान का, क्योंकि जो उन्होंने अम्फान और आयरा झेला है, तो आप समझ सकते हैं कि जो एक बार वो कहते हैं ना कि दूध का जला जो है छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो वो हालत है कि भूकंप भूकंप या जो भी इस तरह की प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, उससे यहाँ पे लोग, और विशेषकर जो कोस्टल एरिया में, वहाँ लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि वो भूस्खलन होता है, नदी का किनारा टूटता है, ये चीजें होती हैं। लेकिन ठीक है, हम अभी आते हैं जो चुनाव में आपने पूछा है। अ, चुनाव में इस बार अभी 9 सीटों पे चुनाव होना है अंतिम फेज में, और वो पूरा दक्षिण, मतलब दक्षिण में है। इसमें आपका कोलकाता में उत्तर और ये है, दक्षिण कोलकाता है, पूर्व और दक्षिण कोलकाता है, उसमें दमदम है, जादवपुर है, और सुंदरबन के हिस्से मतलब इधर के हैं। अ, मथुरापुर है, जयनगर है, उसमें बशीरहाट भी होगा। तो ये तमाम है, मतलब कुल 9 सीटें हैं अंतिम चरण। और मैं इससे पहले बता दूं कि क्या परिवर्तन आया, वो भी मैं बता दूं। परिवर्तन ये आया है कि अब जो है, मुझे जो खबर मिली है, पत्रकार करना, जो सूत्रों से खबर मिली है कि यहाँ पे जो राज्य की जो कमेटी है बीजेपी की, उनके इंटरनल जो सर्वे है उसके अनुसार वो 4 सीटें लूज कर रहे हैं इस चुनाव में। ठीक है, तो ये बीजेपी के अपना भीतरी जो है उनका आकलन है कि वो 4 सीटें जो इस बार जो पहले 18 सीटें थी उससे भी कम हो रहा है। कम हो रहा है। 4 सीटें, ये उनका आकलन है। जी लेकिन जी। मैं एक पत्रकार के नाते मैं अभी भी मानता हूँ, वो ये है कि कंपटीशन जो है, जो चुनाव जो दोनों के बीच में है, वो बहुत कड़ा है। उसमें इस बार जो इनका जो वोट, इनको जिससे फायदा होता था, वो जो इसका कांग्रेस और वाम का जो वोट जो वो बना है, जो गठजोड़ बना है, वो वोट अब बीजेपी को नहीं मिलने वाला। जिसका फायदा इनको मिला था, अब वो बीजेपी के खाते में वो वोट नहीं जाने वाला। ठीक है, तो ये उनको नुकसान होगा। और ये मुझे ये बात कल ही पता चली कि बीजेपी और इसको जो है, बीजेपी के अपने ही भीतरी जो है, उनके सूत्रों से, और बहुत करीबी सूत्र है, वो यहाँ के एक बड़े नेता के बहुत करीबी हैं, उनके जरिए ये बात पता चली कि उनका अपना आकलन है कि वो 4 सीटों पे हार रहे हैं, 4 सीटें वो लूज कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है विवेकानंद को जो आप जोड़ रहे हैं, देखिए बंगाल में सिर्फ विवेकानंद नहीं है, पूरा विश्व जो है, जो हमारे महामानव ने कहा कि गांधी को फिल्म देखने के बाद, देखिए एक बात बड़ी अच्छी है, हमारे एक पत्रकार दोस्त ने बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी कल। वो ये है कि अगर किसी पोस्ट कार्ड पर सिर्फ गांधी का चश्मा और मुझे लगता है कि नित्यानंद जी के यहाँ लाइट चली गई है, तो हम उस पे जब तक लाइट आती है तब तक हम बात करें। राम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इस तरह के अंतिम चरण का मतदान है। राम कुमार जी, आप ऑन कर लीजिए अपना माइक भी और ये दोनों। और जी सर। बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत स्वागत है। हम्म। पूर्वांचल के 13 सीटें हैं, जिसमें महामहिम भी हैं, जिनकी बात हम्म। मतलब क्या कहते हैं, दिव्य पुरुष, मतलब बायोलॉजिकल भी नहीं है वो, मतलब हम्म। कुछ भी हो सकता है। हम्म। तो अभी नित्यानंद जी का कट गया, शायद लाइट चली गई है, इसलिए शायद दिक्कत हो रही है। क्या स्थिति है, और जैसे अभी मैंने कुछ और लोगों से भी बातचीत की थी, तो कह रहे जी थे जी। कि अभी एक बड़ा महिलाओं का वर्ग है, खास करके जो लाभार्थी वर्ग है, हम्म। अभी भी उनका रुझान बीजेपी की ओर ही है। हम्म। और धार्मिक रुझान भी है कुछ, जो खास करके कुर्मी वगैरह के बीच में वो कह रहे थे कि अभी हम्म। बीजेपी उतनी नजर से नहीं उतरी है। हम्म। और आप एक दूसरी पूरी लाइन लेके आ रहे हैं कि इस बार इनका सफाया हो रहा है दिल्ली, उत्तर प्रदेश से। हम्म। क्या आप अभी भी वहीं कायम हैं, या कुछ और उससे उस
और भरोसा बढ़ गया अपने कहे पे। नहीं, अपने कहे पे मैं और अडिग हूँ, और पूरी तरीके से और भरोसा मजबूत हो रहा है। जी। और जो लोग भी इस तरीके की बात कह रहे हैं उनकी बात को भी मैं नकारता नहीं हूँ, क्योंकि एब्सोल्यूट सारी कास्ट सारी जातियां एक तरफ नहीं चली जाती हैं। लेकिन एक जो बल्क की जो वोट बैंक है, वोट है, जैसे मान लिया दलित है, माइनॉरिटी है, और प्लस जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं यादव है, ये तीन तीन समुदाय तो एक साथ एक ही जगह खड़े हुए हैं। और इनकी अगर उत्तर प्रदेश में हम जाति संरचना और उनके परसेंटेज के हिसाब से देख लें, तो उत्तर प्रदेश में मतलब मुस्लिम जो है ओवरऑल पूरे उत्तर प्रदेश में मतलब 19-20% उत्तर प्रदेश के अंदर है। दलित भी लगभग इसी के मतलब जो 22-23%, 22-22.5% दलित दलित उत्तर प्रदेश के अंदर है। 12.5-13% यादव मतलब जो है इसके अंदर है। तो ये तीन जो बल्क की जातियां हैं, उनका लगभग जो हम जो जो जाति और उनका जो प्रतिशत है, वो प्रतिशत अगर आप जोड़ लेते हैं, प्लस जो कैंडिडेट कर रहे हैं उसके साथ और दूसरी जो सामाजिक शक्तियां और सामाजिक ताकतें जुड़ती हैं, जुड़ने के बाद जो इसका स्थिति बनती है, उस स्थिति के हिसाब से उसका आकलन आप अपने आप ही कर लीजिए। यही अगर बहुजन समाज पार्टी ठीक से लड़ रही होती तो मैं ये बात नहीं कहता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल हाशिए के बाहर चली गई, और कांग्रेस का जनाधार जिंदगी भर यही रहा है। मुस्लिम और दलित और ब्राह्मण, तीन उसके आधार रहे हैं। अब ब्राह्मण की जगह वो यादव, अगर मान लिया यादव, और प्लस कांग्रेस की वजह से जो कांग्रेस समर्थित जो जातियां हैं, जो वो हैं, प्लस अदर जो बैकवर्ड्स है, मान लिया उस जो अदर बैकवर्ड पिछली बार 90% तब जो है वो भारतीय जनता पार्टी को गया था। मैं मानता हूँ उसमें 30% ही अगर कट के आ रहा है वापस, 30% ही अगर बैक कर रहा है तो बहुत बड़ा परसेंटेज है। तो अगर वो 60% अब भी जा रहा है उधर, चाहे वो अनाज के चक्कर में जा रहा, चाहे दूसरे हिंदुत्व के चक्कर में जा रहा, चाहे किसी वजह से जा रहा है, जा रहा तो जाने दीजिए जो है। लेकिन ओवरऑल जहां पर लड़ाई जिस जगह पर खड़ी हुई है, उस जगह पर लड़ाई में हमें कहीं कोई मतलब जो है टिकता हुआ मतलब दिख नहीं रहा। आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे जितना बड़ा जर्नलिस्ट कोई हो, चाहे जितना बड़ा कोई हो, गारंटी से बोल दो बीजेपी कौन कौन सी सीट जीत रही है। वो मतलब वो 2 सीट छोड़ करके तीसरी सीट पे उंगली नहीं रख सकता। एक तो लखनऊ सीट, और दूसरी जो है अभी जो एक कल इलेक्शन होना है, हो सकता है प्रधानमंत्री, उसके अलावा तीसरी हर सीट को बोलेगा कॉन्टेस्ट है, हर सीट फंसी हुई है। तो जो जो स्थिति है कि भाई जो पत्रकार, जो लोग पहले 2 सीट दे रहे थे इंडिया गठबंधन को, फिर वो 8 सीटें देने लग गए। 8 सीटों के बाद अब वो कह रहे कि 2 के अलावा बाकी सब फंसी हुई हैं। तो फंस कैसे गई वो, कहाँ फंस गई, किस लिए फंस गई, वो वो उनसे पूछा जाए क्यों फंसी, किस लिए फंसी। तो इसलिए उनके जो इस कारण से मैं उस पर मैं थोड़ा सा टिका हुआ हूँ। आप कैमरे को अपने बीच में करने, किनारे हो जा रहा है। हाँ जी। हम्म। हाँ, तो आप उसमें सही। क्यों फंसे, किस लिए फंसे, उन्हीं से पूछ लीजिए क्यों फंसे, किस लिए फंसे, और कहाँ फंसे। तो ये जो, और भाई एब्सोल्यूट सारी तो कुछ न कुछ परसेंटेज इधर उधर होता रहता है। अब मुस्लिम्स के इंटरव्यू कराए जा रहे हैं कि मुस्लिम्स भारतीय जनता पार्टी को दे रहा, डेफिनेटली जो है वो हो सकता है भाई दबाव में ठाकुर साहब का डंडा चलता है, वहां 10 मुस्लिम परिवार रहते हैं, वो तो मजबूरी में जाएंगे, जाकर के दे आएंगे जाकर के। और जैसा वो कहेंगे लंबरदार, जैसा कहेंगे पंडित जी, जैसा कहेंगे वहां के जो, वैसा वो करेंगे। तो ये बात कोई जो है मतलब ऊपर ओवरऑल पूरे चुनाव को इफेक्ट करने वाली नहीं है। पॉकेट वाइज हो सकता है थोड़ा 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 कहीं ये दिखता हो, लगता हो। अब जी। लोग तो, अब कई बनारस के मेरे मित्र हैं, वो गारंटी कह रहे कि पूरे फंसे हुए हैं। कह रहे देहात, 2 सीटें देहात की लगती, 2 सीटों में तो हारना ही हारना है। 3 सीटों पे झगड़ा है, जो शहर की सीटें हैं, तीन तीन पे फाइट है। 2 सीटें तो हार गए, 2 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती हैं, 2 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जीतते नहीं, हार गए। उन ये शर्त लगा लो, 3 पे केवल फाइट है। अब वो लोग फाइट वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि अगर वो 1 लाख के आसपास भी अगर आ जाते हैं, तो समझिए प्रधानमंत्री की हार है, उसी में ही हार है कि भाई आप फाइट में फंस गए, आप उसमें फंस गए, आपके बराबर में मतलब कोई स्थिति ऐसी बन गई, तो उसमें वो भी उनके लिए हार है। और बनारस सीट कोई ऐसी सीट नहीं है जो परमानेंट सीट हो। बनारस सीट में मतलब मुख्तार अंसारी से मतलब जो पिछली बार
वो मुरली मनोहर जोशी कुल 13-14 हजार वोटों से जीते थे। इसके पहले जब मुख्तार अंसारी मुरली मनोहर जोशी का चुनाव था तो 14-15 हजार वोटों से जीते थे। तो ऐसा नहीं है कि वहां के समीकरण, वहां की चीजें इस तरीके की नहीं है, वहां के समीकरण उस तरीके की चीजें भी हैं। दूसरी बात, आप जो भी एक डिबेट विमर्श चल रहा था कि गांधी के ऊपर जो उसने कहा, मतलब प्रधानमंत्री जी ने कहा, गांधी के ऊपर उन्होंने, ये प्रधानमंत्री अज्ञान नहीं है, ये उसकी जो टीम है अज्ञान नहीं है। ये चुनाव के अंदर जो तमाम धांधलियां की हैं, चुनाव के अंदर तमाम जो गड़बड़ियां की हैं, ये विमर्श डिस्कशन में ना आने पाए, ये विमर्श आगे ना बढ़ने पाए, उसका पोस्टमार्टम ना होने पाए। अब चुनाव आयोग पे जो प्रेशर बनने वाला है, चुनाव आयोग पे प्रेशर न बने, वो गांधी को सुर्रा छोड़ दिया उसने कि अब आप गांधी पे सब लोग उलझे रहिए। जो आपका कंसंट्रेशन, जो आपकी चीजें, चुनाव आयोग, भ्रष्टाचार, पूरी मशीनरी, सारी चीजों को लेकर के जो आपका केंद्र के वो था, आपके माइंड को डाइवर्ट कर दिया, आपका माइंड डाइवर्ट हो गया। आप बताते रहिए, गांधी फिल्म के बाद प्रसिद्ध हुए कि पहले प्रसिद्ध हुए, आप सफाई देते रहिए, आप बताते रहिए, उस बात को सिद्ध करते रहिए। जी लेकिन जी उनका जो पूरा मामला था, उनको जो डाइवर्ट करना था, जो जो यहाँ की लीडरशिप को, यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स को, यहाँ के जर्नलिस्टों को जो डाइवर्जन करना, डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। उसने अपना काम करके और निकल लिया विवेकानंद रॉक पे जो है वो। अब विवेकानंद रॉक पे क्यों गए? अब जैसे वो सोचते हैं कि भाई रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दाढ़ी रखा लो तो बंगाली हमें वोट दे देगा। अब विवेकानंद के वहां पर जो है जाकर के वो करो, जाकर के कल पोलिंग है तो विवेकानंद के वहां, तो देखो भाई, बंगाली सब विवेकानंद के पीछे पागल रहते, विवेकानंद के नाम पे बंगाली बंगाल में वोट डाल देगा। तो ऐसे कुछ तमाम चीजें जो है वो जी। एक जी जी एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो पहले भी गठबंधन था, बस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, इस हम्म, बार के गठबंधन में क्या खासियत है कि अ, भरोसा इतना है कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलके लड़ रहे हैं। शायद पहले शायद इतना नहीं हो पाता था। असल में पहले जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो चरित्र है वो खुल करके सामने नहीं आया था। हम्म, वो जो नोटबंदी का असर हुआ था वो अब लोगों को दिख रहा है। वो जो पूरा जीएसटी का असर था वो अब लोगों की जिंदगी में दिख रहा है। वो तमाम जो आरक्षण के मामले थे अब वो लोगों को जिंदगी में दिख रहे हैं। EWES का मामला था वो जो इस समय दिख रहा, न्यू एजुकेशन का मामला वो अब इस समय दिख रहा है। तो उस समय एक, मतलब जो है, अगर कहें कि नरेंद्र मोदी की मुट्ठी बंद थी, तो बंद मुट्ठी के आगे, मतलब एक उगता हुआ सूरज के आगे, मतलब ये चीजें टिक नहीं पाए। अब उनकी जो वस्तु स्थिति सब खुल करके सामने आ गई। अब गुजरात भी उदाहरण नहीं रह गया, उनका अपना भी कोई उस तरीके का किरदार, मतलब जो है पिछले दौरान वो सिद्ध नहीं कर पाए। और एक के बाद जो भी निर्णय लिए, हर निर्णयों की जो समीक्षा और सारी चीजें होने लग गई। और दूसरी तरफ ये कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल और जो पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप का सवाल जो आगे बढ़ रहा है, तो सबको लगा कांग्रेस को भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने का, भाई खड़गे जी बार बार कह रहे संविधान नहीं रहेगा कि चुनाव नहीं रहेगा, इसी तरह अखिलेश को भी लग रहा है। इसी तरीके से दूसरे जो दल है, तमाम दल, सबको लग रहा है। तो सब लोग अपने अपने अस्तित्व के नाम पे, या अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा इस बार, गफलत की तो आप जो है जिंदगी में दोबारा सरवाइव नहीं कर पाओगे। जी तो इसलिए एक, वो चारों तरफ से जनता के ऊपर पड़ा डंडा, बेरोजगारी का, महंगाई का, और वो तमाम जो इनके जो जो नीतिगत जो मामले, उससे जनता त्रस्त हुई। जनता ने नेताओं पे दबाव दिया कि एक तरफ ये जो कांग्रेस और अखिलेश की एकता है, ये नॉर्मल एकता नहीं है। ये मतलब मुसलमानों को इतना बड़ा दबाव था कि आप एकता करिए, नहीं तो हम सब कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। हम्म, आप घंटी बजाते रह जाएंगे, अकेले घंटा बजाते खड़े रहेंगे जो यादवों को लिए। तब अखिलेश जाकर के वहां पर मिल के आए। तो ये एक नेता लेवल पे एकता, दूसरी कार्यकर्ता लेवल पे, जनता लेवल पे एकता। तो जनता लेवल पे एकता ज्यादा है। और वो जनता लेवल का जो जो ये मुद्दों का, जो उनकी डेमोक्रेसी का, जो कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल को लेकर के, डेमोक्रेसी के सवाल को लेकर के, ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को जो भ्रष्ट कर रहा है, इस सवालों को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के इतना दबाव है नेताओं के ऊपर कि नेता जनता को
अगर नहीं करेंगे तो जनता पीट देगी इन नेताओं की। ठीक ठीक। हालत ये बनी हुई है। एक चीज और मैं देख रहा था, कई लोगों से जब बातचीत हो रही थी, हम्म। तो खास करके पूर्वांचल की जो स्थिति है उसमें ये बात आ रही है कि जो पढ़ा लिखा नौजवान है हम्म। वो, चाहे मतलब अक्रॉस द मतलब रिलीजन और कास्ट, हम्म। वो एकदम खुल के बगावत कर दिया है। ये बात तो मैं डे वन से कह रहा हूँ कि हम्म, जो पढ़ा लिखा अनएम्प्लॉयड यूथ है, मतलब वो अक्रॉस द सोसाइटी, चाहे वो किसी सोसाइटी का हो, और वही लीड कर रहा है चुनाव को। वही घर में अभी अपने माँ बाप को, परिवार को, समाज को वही नौजवान लीड कर रहा है कि अब की जी इसको आने नहीं देना है, अब की किसी कीमत पे इसको मतलब जो है आने नहीं देना है। तो माँ बाप चाह करके भी उन नौजवानों के विरुद्ध में, अपने घर के नौजवानों के विरुद्ध में नहीं जा पाएंगे। जी। ये मैं तेरह डे वन सीटें से मैं हैं। कह रहा हूँ ये बात। जी, पूर्वांचल की 13 सीटें हैं। क्या लग रहा है, मतलब चूंकि वो सामाजिक न्याय का पूरा एक धुरी पे पूरा पूर्वांचल है, और हम्म। देख रहा था रवि किशन जी थोड़ा मतलब नर्वस हुए पड़े हुए हैं। देखिए, मतलब जो है, हम तो पहले ही से कह रहे थे सामाजिक न्याय की ये मतलब जो सामाजिक और मंडल के आंदोलन की ये भूमि है। यहाँ पर इतना आसान नहीं होगा मोदी जी के लिए। ये 13 में से वो 2 सीटें जीत जाए तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है, बहुत और बड़ी बात 13 है। में 3 जीत लें तो समझिए वो रण पार कर गए वो। दस जी सीटें जी। तो कहीं नहीं जीतने वाले हैं वो जो है। हम्म। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आपसे यदि रहना चाहें तो अच्छा नहीं, लगेगा। मैं मार्केट से और आ गया वापस में। अच्छा, आप आ गए हैं, मैं ठीक घर है, आ तब गया। तो हम और भी बातचीत करेंगे आपसे। नित्यानंद जी का शायद बहुत टर्बुलेंस है, बार बार जा रहा नहीं है, आ नहीं, रहा मेरे सॉरी, मेरे यहाँ वो लाइट, बारिश हो रही थी ना, तो इसलिए है। हाँ हाँ। वो प्रॉब्लम हो रही थी। तो अगर राम कुमार सर बोल चुके तो मैं बोल लूँ, फिर जो मैं कंटिन्यू कर मैं लूँ। वही आप ही को कह रहे हैं कि जो कंटिन्यू करना था, विवेकानंद वाला जो मसला आया था। हाँ दूसरा दूसरा कुछ उधर से बारिश हमारी और भिजवाइए, थोड़ा सा कुछ राहत मिले। हाँ, वो ठीक है, हाँ। वो देखा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है, तो जो विवेकानंद वाले में मैं आया था, देखिए सिर्फ वो नहीं है। मतलब ये उन्होंने फिल्म, उनके ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी है, तो ऐसी एक बहुत लंबी लिस्ट है जो बंगाल में क्रांतिकारियों की हुई है। हम्म, चाहे राम बोस हो, जतिन दास हो, बहुत सारे लोग हैं, है ना। विनय बादल दिनेश, इनके नाम से बीवीडी पार्क है। तो इसलिए ये पूरा जो है, और सिर्फ यहाँ पे पुरुष नहीं, महिलाएं भी उसमें आजादी के आंदोलन में ये इसमें वो रही है। तो अगर जो व्यक्ति नहीं पढ़ता वो कुछ करे। लेकिन विवेकानंद के बारे में एक बात स्पष्ट करूं, जैसे विघ्नेश जी कह रहे थे, वो बहुत सही कह रहे थे। विवेकानंद के लिए कहावत है कि उन्हें विद्रोही संत कहा जाता है। ठीक है, विवेकानंद जी के लिए कहा जाता है कि विद्रोही संत। जो शंकर ने जब उनकी जीवनी लिखी, तो उसमें बाकायदा एक बार वो कोई बतख खाने की बात आ रही थी, तो बोले कि इसका मांस खाना पाकर बोला वो मर गया, उसका कहीं जाएगा, कहीं तो भोगे जाएगा, तो खा लिया जाए। तो वो खाने के बड़े शौकीन थे, मतलब उनको बहुत खाना बनाने, खाना खाने का, जैसा विघ्नेश जी कह रहे थे, एकदम सही कह रहे थे। और ये डॉक्यूमेंटेड है, उनको खाने का बड़ा शौक था। ठीक है, तो इसलिए जो एक बात कह दूं, आरएसएस का जो हिंदुत्व है वो विवेकानंद का हिंदुत्व नहीं है। विवेकानंद का हिंदुत्व आरएसएस से बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये इनके आरएसएस को मतलब विवेकानंद अगर आज होते तो मानते ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात, जो आपका एक और सवाल था, आपने पूछा था ये जो आपने पूछा था ना कि ये जो कर रहे हैं, इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये सारा कुछ बहुत प्लान्ड है, मतलब ये प्लांटेड है सारी चीजें, कि ये इस वक्त तो चुनाव एक मतलब प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो इसके में प्रचार करने का तरीका क्या, ये पिछले 2-3 चुनावों में इनका पैटर्न दिखा है। इससे पिछले चुनाव में इनका ये पैटर्न दिखा है कि जब एक जगह चुनाव होता है तो दूसरी जगह जाके ये करेंगे। भाई, बिस्किट के पैकेट में, राशन के पैकेट में, वो निर्मला सीतारमन तो जाके दक्षिण में, हैदराबाद तेलंगाना में एक उसके अधिकारी को डांट रही थी कि इसमें मोदी की तस्वीर क्यों नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये आदमी क्या बोलता है, और कोई खुलेआम ये कह सकता है कि मतलब मेंटल स्टेबिलिटी इनके अंदर है ही नहीं उस तरह से, क्योंकि जिस तरह के वक्तव्य देते हैं, पब्लिकली देते हैं, और फिर उससे इग्नोर करते हैं, और उसके बाद फिर उसी चीज को दोहराते हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम वाली बात उन्होंने कहा, अमीश देवगन नाम का एक वो है इनका चमचा,
उनको इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा और मेरे मुंह पे मत डालिए। अगले दिन ही वो जाके कहते हैं कि वहाँ की ये 15% आरक्षण जो मुसलमानों को दे दें। तो इस व्यक्ति का जो है, दूसरा है कि बनारस में एक बीएचयू में एक सेंटर है जिसमें अनुवांशिक उसका रिसर्च होता है। तो कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये बताया गया कि इन्होंने ये जो कह रहे थे ना कि हम ही असली आर्य हैं, आर्यन हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। ये शोध में अभी पता चला है। और वो गया था, ये सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप वाले गए थे और इन्होंने पता किया, और वो बाकायदा साइंटिस्ट कह रहे कि ये सब फालतू की बातें, हम सबके डीएनए एक जैसा है, बहुत ज्यादा मैच करता है, तो कोई अलग कोई बाहर से इस तरह से नहीं है। मूल जो मनुष्य है वो अफ्रीका से चले थे, अफ्रीका से आए थे, इनका पड़ाव रहा जगह जगह पे, वहां रहे 200 मतलब 500 600 700 साल रहे, उसके बाद पड़ाव आया। लेकिन कुल मिला के जो हमारा जो डीएनए है वो एक जैसा है, चाहे मुसलमान का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे सिंधी का हो, हमारा जो भारतीय लोग हैं उन सबका जो डीएनए वो एक जैसा है, मतलब हम सब एक जैसे हैं। तो कोई बाहर से ऐसा नहीं है और कोई यहाँ पे प्योर नहीं है। ठीक है, ये जो कह रहे हैं ना कि एकदम शुद्ध जो आर्यन और ये ऐसा कुछ है नहीं, ये उनका कहना, वो है अवेलेबल, आप देख लेंगे, मिल जाएगा। लेकिन एक और आपका सवाल था कि इनकी भाषा और इनके तमाम चीजों के कारण जो है इन्होंने वो चीजें खो दी। इनकी जिस तरह की भाषा रही है, इनका जो व्यवहार रहा है, तो इससे अब जो थोड़ा भी समझदार, जो जिसमें थोड़ी सी भी चेतना हो, वो जाग गया है। और दूसरा जो अभी राम कुमार सर कह रहे थे ना कि बेरोजगारी, महंगाई, ये दो सबसे बड़े मुद्दे, ठीक है, तमाम मुद्दों के बाद बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़े मुद्दे हैं। और तमाम चीजों के बावजूद ये मुद्दा लोगों के दिमाग से हटने वाला नहीं है। एक तो उससे वोट, दूसरा बंगाल के संदर्भ में जो आप पूछा था कि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के अलावा इनके पास कोई उस तरह का बड़ा चेहरा नहीं है। दिलीप घोष अपनी भाषा से तमाम चीजों को खराब कर चुके हैं। वो ममता बनर्जी के लिए जिस तरह के शब्द बोलते रहे, उनका एक रिकॉर्ड रहा है। वो जिस तरह की वो उसी तरह से बोलते हैं जैसे वो बंगाल में, मतलब जो मोदी सेंट्रल से बोलते हैं, बंगाल में दिलीप घोष वही काम करते हैं। अब याद कीजिए ना कि गोली, मतलब इनको कुत्तों की तरह गोली से मारेंगे, जब सीए का वो चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, ये इसी दिलीप घोष के बयान है। वो दीदी के शॉर्ट्स पे और उसपे इस तरह के बयान इनके बहुत अश्लील, बहुत ही भद्दे इनके बयान आए, इस बार भी आए इनके इस तरह के। तो एक तो ये रही। दूसरी बात है कि जो लास्ट फेज का जो मैंने पहले बता दिया था कि ये इनका अपना आकलन है कि बंगाल में 4 सीटें, मतलब बीजेपी जो हार रही है, जा रही है। हाँ, एक सवाल और आप पूछे थे जो मैं कह रहा था कि गांधी के संदर्भ, क्योंकि मैं पढ़ता लिखता हूँ, थोड़ा मुझे रुचि है, तो एक बात बताइए कि अगर दुनिया में कहीं भी वो जो गांधी का जो चश्मा है अगर बना दिया जाए ना, तो कोई भी आसानी से बोल देगा कि ये गांधी का चश्मा है। ठीक है, गांधी का चश्मा, इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन किया था ना, तो इनको गांधी का चश्मा लगाना पड़ा था ना स्वच्छ भारत मिशन में। तो इसलिए ये व्यक्ति जो अपनी आइडेंटिटी, एक्चुअली इस व्यक्ति के साथ दिक्कत है कि ये इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जीता है। ये कैमरा जीवी जो व्यक्ति है, ये इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में इसलिए जीता है, इसको बहुत क्राइसिस है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, इसलिए उटपटांग बयान देते हैं। 4 बार ये कपड़े बदलते हैं कि कैमरे में आए, फोटो खींचे। आप इनकी हरकतें देखिए। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, हमारे साइकोलॉजी के टीचर मिस्टर ए के भटनागर थे, उन्होंने एक बात कही थी जब 12वीं में हमारा प्रैक्टिकल चल रहा था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने तरफ अट्रैक्शन लेने के लिए वो देखेंगे रास्ते में ना बोरा पहन के निकल जाएंगे, वो जैसा कल रील विल बनाते हैं ना, बोरा पहन के निकल जाएंगे ताकि सब लोग उसकी तरफ देखें। ये फैशन के नाम पे ऐसा कुछ नहीं, वो बोरा पहन के बाहर निकल जाएगा। इस व्यक्ति के साथ दिक्कत यही है कि इनको देख के अब तक मेरी समझ में जो आया है कि इनको अभी भी आइडेंटिटी क्राइसिस है। इनको कोई बोलता है ना कि अरे विश्व में आपका डंका बज रहा है, तो इनको अच्छा लगता है, उसमें भी इसको भरोसा नहीं होता, तो लगता है कि थोड़ा और कर ले। गांधी, जिस व्यक्ति को लगता है कि गांधी को कोई नहीं जानता, इन्हीं के पुराने भाषण है कि मार्टिन लूथर किंग, जो अभी विघ्नेश सर कह रहे, तो सब जगह है, मतलब चार्ली चैपलिन तो मिलने आए, आइंस्टाइन मिलने से आए। ठीक है, तो जो गांधी को नहीं जानता वो भारत को नहीं जानता, तो कैसा भारत का डंका बज रहा है? कोई भारत को मोदी की वजह से नहीं जान रहा है। जी जी, ठीक है ना, तो ये अभी तक है। और अगर कोई सवाल है तो अभी पूछ लीजिए ताकि बिजली ना जाए, तो अगर है कोई छोटा सवाल तो पूछ लीजिए, मैं बता दूं। नहीं नहीं, पूछ लेंगे। अभी विघ्नेश भाई बहुत गर्मी में तप रहे हैं, और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि काफी तकलीफ दे झुलसाने वाली चीजें हैं जहां बैठे हुए हैं।
दिनेश भाई, ये तो हो गया इनके बयान और उटपटांग हरकतें, हम उस पर हम क्यों जाए। हालांकि चूंकि प्रधानमंत्री हैं तो इसलिए बोलना पड़ता है, अदरवाइज और भी मैंने ऊपर से लेके नीचे तक अद्भुत लोग पैदा हुए हैं इस 10-15 सालों में। तो और एक से बढ़कर एक, जैसे अभी इन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी और घोष साहब जो है किस तरह की भाषा का प्रयोग वहां करते हैं, जो बंगाल एक अपने एक सांस्कृतिक एक उसके लिए मतलब उसको कहिए कि नवजागरण के लिए एक बड़ा केंद्र था। उस बंगाल से इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करना, अभी जो एक जज साहब थे वो तो बोली लगा रहे थे ममता बनर्जी की। और हालांकि अब बंगाल अभी कितना उनको अभी भी एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, वो भी एक बड़ा मसला है। लेकिन ये सब भी चीजें चली गई हैं, वहां चली गई हैं जहां से पूरे देश को एक लगता था कि हाँ जी, बंगाल मतलब पढ़ा लिखा, 100 साल आगे देखता है, तमाम चीजें होती थी। ये तो तमाम बातें हैं। अब हम आते हैं ये जो चुनाव आयोग की जो हरकत है, वो कई लोगों के अपने उनकी आशंकाएं हैं और जायज भी हैं। उन आशंकाओं को के मद्देनजर वो लोग चिंतित हैं, तो वो जायज भी है। लेकिन क्या इस बीच में जो सिविल सोसाइटीज हैं या पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जी। वो कोई चेक एंड बैलेंस करने की स्थिति में आ गई हैं, या मतलब अब ये हो गया कि चलिए जितना जो हो पाएगा उसके बाद हम उससे संतुष्ट हो जाएंगे। देखिए, अब वो दौर नहीं है कि उससे संतुष्ट हो जाएंगे। और अवेयरनेस बहुत अच्छे तरीके से फैला है। हालांकि कुछ लोग जो एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, कल मैं उन्हें सुन रहा था, जिन्होंने अन्ना मूवमेंट के वक्त ही ये कहना शुरू कर दिया था ये स्पॉन्सर्ड है और इससे बचिए, इसके प्रभाव में आने से बचिए वरना परेशानी होगी। बहुत सारे पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू ये है कि जो आ, मैं पूरी तरह से खुल के बोलना चाहूंगा कि जो आ, ये आरएसएस और भाजपा की जो ताकत है, ये सिर्फ देश में नहीं है। देश की जो क्रोनिक कैपिटलिस्ट लॉबी है वो इसके माध्यम है, लेकिन जो विदेशी कैपिटलिस्ट लॉबी है, स्पेशली अगर आप दवा के इंडस्ट्री और हेल्थ के इंडस्ट्री की तरफ देखेंगे तो वहां पे जिस तरह से पैसे बनाए जाते हैं डर के, वो पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो खैर उस पे नहीं जाना है हमें। और लेकिन एक बात और कह दूं कि आरएसएस का जो पूरी ट्रेनिंग है, जो पूरा उनका पैटर्न सेट होता है, उसकी ट्रेनिंग वो दरअसल लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, चाइना से निकला। तो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। और इसीलिए इनका जो टारगेट, जो इनके टारगेट वोटर्स होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो भावनाओं में बहने वाले हों, जिनकी अपनी कोई सोच ना हो, जिनमें जिनमें देश के लिए और समाज के लिए एक अच्छा सभ्य समाज बनाने के लिए कोई चेतना ना हो। तो वैसे लोग जो है इनके
भावनाओं में बहते हैं। इसीलिए जितने भी उटपटांग जितनी भी उटपटांग चीजें बोली जाती हैं, उसका एक वर्ग है जिस पे असर पड़ा। पहली। दूसरी, जो चिंता व्यक्त करने वाली बात मैंने कही कि बहुत सारे जर्नलिस्ट चिंता, एक 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 जर्नलिस्ट को मैंने सुना, बहुत सीरियस जर्नलिस्ट हैं, वो चिंता जो व्यक्त कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि जो हमारी अ, चुनावी मशीनें हैं, जो ईवीएम मशीन है, और खास करके ईवीएम मशीन, वो एक एनकोर एनकोर पैटर्न को पे आधारित। एनकोर पैटर्न जो है वो एक ऐसा पैटर्न है जिसमें आप जैसे ही चुनाव खत्म करेंगे वैसे ही वो डेटा दे देगा पूरा और लॉक हो जाए। फिर उसको मैनुअली उसमें कोई भी छेड़छाड़ करने के लिए आपको बहुत ज्यादा वक्त लगे। अच्छा, वो लॉक हो जाएगा और डेटा दे देगा, तो उसके बाद फॉर्म 17C जो है तैयार हो जाए, वो तैयार हो गई होगी। और उसके बाद जो छेड़छाड़ करके या जैसे भी मत प्रतिशत बढ़ाए जा रहे हैं, वो किस आधार पे बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि एनकोर जो सिस्टम है वो तो इसकी इजाजत ही नहीं देता, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। तो उनकी चिंता ये थी कि भाई विपक्ष वाले इसके बारे में कुछ कर क्यों नहीं रहे। जाहिर है बहुत सारे लोग चिंतित हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि देश में एक लोकतंत्र वापस आए और समाज फिर से एक सृजनात्मकता की ओर जाए, तो उन, उनकी उनकी चिंता वाजिब। दूसरी तरफ एक गुजरात के सज्जन हैं, कल अचानक वो 4 PM गुजरात के मयूर जानी साहब हैं, जिन्होंने मोदी जी का इंटरव्यू दिया था, तो मोदी जी खामोश रहे थे। आप उनसे वाकिफ हैं, तो उन्होंने मयूर जानी जी को एक इंटरव्यू कहा कि मैं दूं। उसमें उन्होंने विदेशी जो अ, ये दवा वाली जो लॉबी है और बाकी जितने लॉबी हैं, जिसके जिनके पैसों और जिनके इशारों पे एक्टिविटीज हो रही हैं, पहले भी उनका दखल होता था भारत के या किसी विश्व के सारे देशों के बाजारों पे उनका दखल, बाजारों में उनका दखल होता था, बहुत बड़ा दखल होता था। लेकिन पूरी तरह से उसके कब्जे में जो है वो सत्ता नहीं आती। तो उनका इशारा ये था कि पूरी तरह से सत्ता जो है उनके दबाव में है। और ये जो कोविड का वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, तो उन्होंने 26 सवाल बना करके सुप्रीम कोर्ट को भी दिए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 8 हफ्तों में कहा था, और वो जवाब नहीं, जाहिर है वो जवाब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल पे खेल होता है जिसमें पब्लिक के पैसे निकाले जाते हैं, और पब्लिक को जो है वो एक ऐसी स्थिति में रखा जाता है कि वो ज्यादा बोलना, मतलब एक 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 ग्लोबल फ्यूडल सिस्टम समझ लीजिए, जिसमें पब्लिक को स्लेवरी के लिए आप हमेशा वो स्थिति बना के रखते हैं कि पब्लिक स्लेवरी करे। जी, चलिए ये दो। केवल केवल इतना है कि ये सारी चीजें हैं। जी, ये 17C का भी एक प्रोमिनेंटली बातचीत चली है। बस इस में मैं हाँ ये जोड़ना चाह रहा था कि अगर फॉर्म 17C का सदुपयोग हुआ, उसको उसको कलेक्ट कर लिया गया, और उसके बाद
जो काउंटिंग है उसमें अगर मुस्तैदी रखी गई तो ये जो एक्स्ट्रा 2AB मोदी जी ने अपने या चुनाव आयोग ने जो जोड़ा है वोटर्स के प्रतिशत में, उनकी संख्या में, तो वो एक्स्ट्रा 2AB कितना जुड़ा है ये पता चल पाएगा फॉर्म 17C के माध्यम से, जहां तक मुझे लगता है। और इसके लिए विपक्ष को पूरी तैयारी करनी चाहिए। हाँ, इतनी चिंता भी की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता का एक बड़ा वर्ग, जैसे राम कुमार जी बोल रहे थे कि जनता का एक बड़ा वर्ग जो है वो जाग गया जी। राम कुमार जी। जी सर। हाँ, ये कह रहा कि अब कल चुनाव होगा और खत्म हो जाएगा, जी जी। लेकिन जितना चुनाव की तैयारी में, कन्विंस करने में, रैलियां करने में जितनी ऊर्जा लगती थी, इस बार काउंटिंग को लेकर सबसे ज्यादा मतलब लोग चिंतित भी हैं, सचेत भी हैं। इसको लेके विपक्ष कितना तैयार है, खास करके उत्तर प्रदेश जो बहुत बड़ा रोल अदा करेगा आने वाले सरकार बनने बिगड़ने में। हाँ, जैसा अभी विघ्नेश जी कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे मालूम है, पहले दूसरे राउंड में तो इतनी सतर्कता नहीं थी, लेकिन तीसरे राउंड के बाद ये कांग्रेस और सपा पूरी तरीके से सतर्क हो गई है। उसने हर कॉन्स्टिट्यूंसी का 17C फॉर्म एक तो सेंट्रल लेवल पे इकट्ठा कर लिया है, सब पार्टी दफ्तर मंगा लिए हैं उन्होंने, और एक एक कॉपी जो कैंडिडेटों के पास फोटो कॉपी सब मंगा लिया है। तो जहां जहां भी इलेक्शन हुए हर कॉन्स्टिट्यूंसी का 17C फॉर्म सेंट्रली भी उन्होंने इकट्ठा कर लिया है पार्टी ऑफिस में, और उनके जो कैंडिडेट है कैंडिडेट के पास भी है, और हर कैंडिडेट जो है वो जो सबको चुनाव का जो गाइडलाइन और सब कुछ है उसके हिसाब से वो मशीन तभी खुलेगी जब 17C फॉर्म और वो मशीन का मिलान हो जाएगा, उसके पहले मशीन खोल नहीं पाएंगे। जो मैं पहले दिन से एक बात की मैं शंका व्यक्त कर रहा था कि अगर ज्यादा गड़बड़ी करने की कोशिश की तो काउंटिंग स्टेशन से ही मतलब जो है झगड़े शुरू हो सकते हैं। कई कैंडिडेटों से भी मेरी बातचीत हुई है, कई लोगों से भी बातचीत हुई है, तो वो भी मान रहे हैं कि भाई चुनाव आर पार का होगा जो भी कुछ होगा। तो ये जो तो एक तो इस लेवल पे तैयारी जो विघ्नेश जी कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में तो कम से कम सारी पार्टियों ने, सपा का मुझे मालूम है, कांग्रेस का भी मुझे मालूम है, इन दोनों लोगों ने कर लिया। जितना जितना जहां जहां इलेक्शन हो गए हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने 17C फॉर्म हर बूथ का इन्होंने इकट्ठा कर लिया है, और कैंडिडेट्स को भी जो है इन्होंने जो भी जरूरी इंस्ट्रक्शंस और जरूरी चीजें होंगी उन्होंने दे दिया है। तो वो काउंटिंग पे इस बार मतलब इतना आसान नहीं होगा, जो मतलब विघ्नेश जी कह रहे थे, इतना आसान नहीं होगा कि ला के मशीन खोल के वो काउंट कर दिया। एक एक सीट पे पहले मिलान होगा, क्योंकि वहां मिलान होगा सेंट्रल टेबल पे, फिर वो फिगरें बूथ वाइज जाएंगी, और फिर कितना वोट पड़ा है वो तो सेंट्रल टेबल पे रहेगा ना, इतना वोट पोल हुआ है। सारे 17C फॉर्म का कैलकुलेशन मतलब हर कैंडिडेट के मेंबर के पास भी होगा, जो सेंट्रल टेबल में बैठेगा उसके पास भी होगा, इतना इतना फला फला बूथ पे वोट पड़ा है, टोटल वोट इतना है। जब काउंटिंग होकर के आ रहा है तो इतना वोट कहाँ से बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, तो हर जगह चेक होगा हर जगह। जी जी, यदि मान लीजिए कि यदि अंतर पड़ता है, अंतर दिखाई देता है, हाँ, तो क्या उस पूरे चुनाव को कैंसिल माना जाएगा या क्या किया जाएगा, कोई क्या रास्ता अब निकलेगा? अब वो काउंटिंग रुकवानी पड़ेगी। अच्छा। काउंटिंग रुकवा करके एक सवाल तुरंत जो मेरा है। है राम कुमार सर से, मेरा एक सवाल है। जी। मेरा सवाल है कि अभी कुछ रिपोर्ट आई थी वो उधर से भी, साउथ से भी और महाराष्ट्र से भी, कि कुछ वो जो लोड शेडिंग जब हो रहा है तो पता लग रहा है कि जो वो जो जहाँ रखा हुआ है स्टोर रूम जो है वहां पे उसकी सीसीटीवी बंद हो जा रहे हैं। हम्म। तो उसके लिए क्या कर रही है, मतलब विशेषकर यूपी में और बाकी जगह पे? यहाँ तो ऐसी शिकायत नहीं आई, लेकिन बाकी जगह से जब आई तो उसकी क्या वो हो रही है प्रोसेस? में लोड शेडिंग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
क्योंकि यहाँ तो मतलब जो उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ पोलिंग वो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, हर स्ट्रांग रूम के बाहर मतलब जो है हर पार्टी के अपने अपने टेंट कैंप लग गए हैं। पार्टी के कार्यकर्ता 24 आवर्स वहां पर बैठे हुए हैं, एक नहीं सैकड़ों की तादाद में बैठे हुए हैं। जिसका ताजा उदाहरण जौनपुर में जब स्ट्रांग रूम में सब मशीनें आ गई, उसके बाद रात को करीब 12-1 बजे दो ट्रक ईवीएम मशीन और आ गई, तो वहां रात को हंगामा हुआ। तुरंत ही हंगामा होकर के तो सपा कार्यकर्ताओं ने वहीं रात को हंगामा किया। हंगामा करने के बाद फिर डीएम आए, एसएसपी आए, सब लोग आए। आने के बाद फिर जो है डीएम ने कहा ये वो एक्स्ट्रा मशीनें हैं जो खराब हो जाती हैं वहां पर, मतलब जो है वो दे दी जाती हैं, लेकिन ये यहाँ नहीं आनी थी, इनको कहीं और जाना था, गलती से यहाँ आ गई हैं, इनको दूसरी जगह भेज दिया जाए। तो हर स्ट्रांग रूम के बाहर हर पार्टी ने अपने टेंट लगा दिए हैं। वहां पर सैकड़ों कार्यकर्ता उनके दिन रात बैठे हुए हैं, 24 आवर्स। मतलब उनके वहां पर कार्यकर्ता, अलग अलग ड्यूटी लगी हुई है सबकी, सब लोग अलग अलग, वहीं खाना बन रहा, वहीं पर जो है उनका सारा जो है सब सप्लाई हो रहा है। 24 आवर्स स्ट्रांग रूम के बाहर लोग बैठे हुए हैं। तो वहां पर इतना आसान नहीं है स्ट्रांग रूम खोल करके वहां पर मतलब जो है कुछ अंदर घुस पाना। तो ये एक मतलब जो है हर स्ट्रांग रूम के बाहर, यूपी में तो कम से कम कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं जिस स्ट्रांग रूम के बाहर हर पार्टी का कैंप न लगे हुए हो। तो वो कैंप लगे हुए हैं और बाकायदे स्ट्रांग रूम के बाहर ही सब सब पार्टियों ने लगा रखे हैं, सब अपनी देखभाल अपने तरीके से वो कर रहे हैं। और महाराष्ट्र वहाँ का तमिलनाडु का तो मुझे पता है, तमिलनाडु में मतलब जितने भी मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूंसी के 17C फॉर्म है, उन्होंने स्टेट लेवल पे मतलब उन्होंने डीएमके ने तो पब्लिक सब ऑन पब्लिक डोमेन में डाल दिए हैं। पब्लिक डोमेन में उन्होंने डाल दिए कहाँ कहाँ कितना पोल हुआ है, किस तरीके से हुआ है, पूरा स्टेट का हर बूथ वाइज 17C फॉर्म मतलब जो है डीएमके ने तो पूरा डीएमके ने पब्लिक वो डोमेन। पहली पार्टी थी जिन्होंने ऐसा किया, वो पहले ही हाँ उन्होंने हाँ ट्रेंड कराया था। वो पब्लिक डोमेन में डाल दिया। महाराष्ट्र की भी मुझे खबर है कि महाराष्ट्र में भी 17C फॉर्म सब पार्टियों ने इकट्ठा कर लिए हैं। इकट्ठा करके जो है वहां पर उन्होंने जो है सेंट्रली भी इकट्ठा किए हैं, कार्यकर्ताओं को भी दिए हैं। तो इस लेवल पे मुझे लगता है कि मतलब वो अब मशीन बेईमानी वहाँ काउंटिंग लेवल पे क्या होगी क्या नहीं होगी इतना आसान नहीं होगा इस बार। जो मुझे लगता है कि जितना लोगों ने उत्साह दिखाया है उसमें नेता भी जी उतने सतर्क हैं, सारे सतर्क हैं, इसलिए इतना आसान नहीं होगा मतलब उसमें कर कांग्रेस पाना। कुल मिला के यही बोल रही है ना कि ये लड़ाई किसी की नहीं है, लड़ाई जनता वर्सेस सत्ता की है। जी 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 जी। थैंक यू सर। जी हम्म। विघ्नेश भाई, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं या मतलब? मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ और राम कुमार जी की सारी बातों से सहमत हूँ, हाँ हाँ क्योंकि यही सच्चाई है। और देखिए, एक हम्म। कॉमन सेंस की बात है कि अगर महाराष्ट्र में, तमिलनाडु ने तो पहले फेज से ही कर लिया था इकट्ठा महुआ डीएमके। मोइत्रा ने शायद किया था अपने कंस्टिट्यूंसी का। हाँ, महुआ नहीं नहीं, मोइत्रा, हाँ। अगर आपको छिटपुट हर स्टेट से ये खबरें आ रही हैं और राम कुमार जी ने ये स्पष्ट कर दिया, तो हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा चैन की नींद हम भी सो पाएंगे 2-3 दिनों तक कि यूपी में अगर इस तरह का हो रहा है कि स्ट्रांग रूम के बाहर जो है कार्यकर्ता डटे हुए हैं, और महाराष्ट्र में हो रहा है, तमिलनाडु में हो चुका है, हो रहा है, वेस्ट बंगाल की कुछ जगहों पे हो रहा है, तो पूरे पूरे भारत में हो रहा है। जी ये मैं खबरें इसमें अब सभी लोगों से एक सवाल है कि यदि ये वोट बढ़ा है, परसेंटेज बढ़ा है 4%, 3%, 2% के हिसाब से हर जगह, जो उस दिन जो बताया, जिस दिन काउंट तो वोटिंग हुई, तो हो जी सकता है कि रात तक आते आते चलिए 0.12% पॉइंट में हो सकता है। लेकिन 11-12 दिन बाद जब आप बता रहे हैं तो ये लेकिन मैं केवल इतना एक नहीं, जानकारी चाह रहा हूँ। यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि ये जो एनकोर सिस्टम है, हम्म, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रात के 7, 8, 9, 10, 11 कितने भी बज जाए, जब वो मशीन
फाइनल रिजल्ट दे देता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाता है। उसके बाद 0.1% क्या 0.0001% भी उसमें चेंज नहीं आ सकता। ये चीजें लोग जानते थे। और ये जो जर्नलिस्ट राजू पारुलेकर जी हैं, जो बहुत चिंतित थे, तो उन्होंने इसको डिस्क्लोज किया अभी, और इसीलिए आपके सामने और मैं के मेरी एक सामने। जी मेरी क्यूरियोसिटी ये है कि ये कहाँ कहाँ, मतलब यदि बढ़ाना होगा तो हर जगह तो बढ़ाया नहीं होगा। भाई गुजरात में उनको मालूम है कि फला फला सीट पे या फला जगह पे हम ठीक ठाक है, तो वहां तो बढ़ाया नहीं होगा। और यदि बढ़ा दिया होगा तो वो तो पूरा का पूरा चुनाव ही कैंसिल हो जाएगा। तब बिल्कुल तो ये इनके लिए और मुश्किल हो जाएगा। कहीं बिल्कुल। ये डर तो नहीं है कि इस वजह से जिस तरह के फैसले, मतलब चुनाव के बीच में, हालांकि वो एकदम अनएथिकल है, और एथिकल तो हम कभी मानते ही नहीं है उनको। अ, मतलब सेनाध्यक्ष के कार्यकाल को बढ़ा दिया, डीआरडीओ को बढ़ा दिया, फिर संसद का वो क्या बोलते हैं, पहले सीआरपीएफ होता था, अब ये सब कर दिया। अब कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि कहीं जो है अब मामला फंसेगा, तो इनके जरिए कुछ दिनों तक खींचने का कुछ है। राम कुमार जी, थोड़ा क्योंकि आप ज्यादा बेहतर इनको क्या कहते हैं, नस नस को जानते हैं। नहीं, देखिए इसमें अ, भारतवर्ष में मुझे नहीं लगता कि ये संभव हो पाएगा, क्योंकि यहाँ मिलिट्री का राजनीतिकरण नहीं हुआ है। और मिलिट्री ऐसा भी नहीं है कि मिलिट्री जब देख रही है, मिलिट्री में भी तो भारत के ही लोग हैं, तो गांव से गए हुए लोग हैं, या इधर से सब गए हुए लोग हैं, पंजाब से गए हुए लोग हैं, हरियाणा से गए हुए लोग हैं। तो जब वो देखेंगे तो इतना आसान नहीं है कि मिलिट्री को, मतलब जो अब इससे कई लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई वो बहुमत की बड़ी पार्टी होने के नाते राष्ट्रपति पे दबाव डाल करके वो सत्ता में आ करके, और वो महीने भर का कम से कम जो है टाइम मिल जाएगा। हो सकता है कि वो 6 महीने का टाइम ले, इमरजेंसी घोषित कर दें, इस दौरान और भी कुछ कर सकते हैं, तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर सकते हैं, और 10 तरीके करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनली इस समय जो पॉलिटिक्स पूरा जो है इंटरनेशनल दौर चल रहा है, इस समय जो तमाम देशी और विदेशी पूंजी इस देश के अंदर इतनी इन्वॉल्व है, और इस जो पूरा ये पूरा चुनाव देशी विदेशी पूंजियों का खेल होता है, तो इतनी आसानी से इस तरीके से इस देश को आग में जाने देंगे। अगर वो, क्योंकि इस तरीके की कोई भी कोशिश होगी तो इस देश को अल्टीमेटली आग में झोंकने का काम होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से इस देश की डेमोक्रेसी इतनी कमजोर है कि वो इतनी आसानी से उसको, मतलब अकेले दो चार लोग मिल करके ये इस तरीके से कर लेंगे, इतना संभव नहीं। और मिलिट्री का भी इस्तेमाल कर लेंगे, इतना संभव नहीं है। डीआरडीओ में जो उन्होंने किया है कि मिलिट्री के अंदर इतने जो घपले किए हैं, इतने तमाम जो सौदे हैं, उन सब फाइलों को ठीक करने के लिए, उनको कुछ गायब करने के लिए, कुछ उस तरीके से चीजें करने के लिए उन्होंने उसमें जो है उस इस तरीके के लोगों को बढ़ाया होगा। लेकिन मिलिट्री का जो कर्नल को, वो जो मिलिट्री के जो अफसर को जो किया है, उसको लेकर के शंकाएं इस तरीके की व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की संभावना है, क्योंकि ये केवल अगर मतलब पार्टी और डिक्टेटरशिप का खेल होता तो हो सकता हो जाता, लेकिन इसमें पूंजी के दम पे ये भी खेल रहे हैं, पूंजी के दम पे वो भी खेल रहे हैं। तो इस देश के अंदर फिर अडानी की भी पूंजी लगी है, अंबानी की भी पूंजी लगी है, फिर कहाँ कहाँ फिर इनके कारखाने जलाए जाने लग जाएंगे, कहाँ पर इनकी फिर जो है पूरे सब जो है ध्वस्त करने लग जाएंगे, कहाँ इनके इंस्टीट्यूशन बर्बाद होने लग जाएंगे, कहाँ कहाँ आग लगनी शुरू हो जाएगी। तो वो मतलब फिर इतना आसान नहीं होगा कि मतलब जो है वो इतना बड़ा जोखिम ले जो है। नहीं सर, तो पर इसलिए आसान नहीं होगा, एक सवाल है, आसान तो नहीं होगा, लेकिन देखिए इनके इनको जो साइकोलॉजिकली जिस तरह की ये चीजें करते आए हैं, जैसे अग्निवीर है, उसके बाद सेल्फी पॉइंट है, उसके बाद तमाम जो सेना के साथ जो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक में जिस तरह से सेना को वो किया गया, क्योंकि सेना ने जब मानिक शाह का हम देखते हैं या पढ़ते हैं कि भाई उन्होंने मना कर दिया था कि हम मेरे सिपाहियों का वीजा इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे राजनीतिक, कुछ एक हम्म, घटनाएं जो हुई है पहले। उसके बाद जो रफाल डील है, जो राफेल का जो डील हुआ था, उसमें तो पूरा पूरा जो घपला है, मतलब जहां कहाँ 100 से 126 रफाल आने वाले थे, फिर ये ले आए 36। तो हम्म, इस तरह की चीजों को देखते हुए जो आप कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन बावजूद उसके जो अनुभव हम लोगों का हुआ है, आप लोगों को देखते हुए, और या इस व्यक्ति का विशेषकर
जो हरकत इसकी दिख रही है। दूसरी बात है कि जो आप कह रहे हैं अडानी अंबानी और तमाम चीजें, जब ये व्यक्ति अपने फायदे के लिए अडानी अंबानी का नाम ले सकता है वहां पे कि काला धन भर के जो है ये किसको दे रहा है और ये दे रहा है, भाई पब्लिकली नाम तो ले ही लिया है कि काला धन है, उसके बाद एक खामोश हो गए। तो ये जो आप बार बार कह रहे हैं संभावनाएं, मैं भी इसे मान रहा हूँ कि जनतंत्र है और लोग यहाँ पे, लेकिन सेना में जो लोग हैं, अगर सेना का कमांड, वीके सिंह के बारे में एक आया था ना, ऐसे वीके सिंह और रावत के बारे में कोई दिल्ली में कूच करने वाली इस तरह की खबर फैली थी बीच में कि ऐसे कुछ चीजें आई थी। तो अंततः तो जो सिपाही होता है वो कहीं का हो भाई, वो तो मानेगा अपने कमांडर की, क्योंकि सेना में जो वो है वो उनको विद्रोह करने का वो है नहीं, डिसिप्लिन नहीं है, मतलब वो उनका जो डिसिप्लिन है वो अपने अधिकारी को, और पूरे अधिकारी जो ये जो उनको है, इन्होंने इसका राजनीतिकरण किया अपने हिसाब से, आर्मी के चीफ बनाए हैं या फिर जो स्टाफ वो है ना डिफेंस स्टाफ के जो वो बनाए थे, ये अपने हिसाब से चीजें कर रहे हैं। इन चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि हिम्मत जी ने सवाल पूछा था, मेरे दिमाग में भी यही बातें थी, तभी मैंने ये बात पूछी आपसे कि उसको थोड़ा सा और आप वो करिए, एलाबोरेट करिए। नहीं, मतलब जो बात आप कह रही हैं, मैं कोशिश तो कोई भी डिक्टेटरशिप कोशिश करेगी। जैसे अग्निवीर की योजना लाए थे, अग्निवीर की योजना को आप मान रहे हैं कि ये अग्निवीर योजना ये लोग ठीक से लागू नहीं कर पाए। अग्निवीर योजना में इनका पूरी तरीके से जो था कि जो अग्निवीर योजना में जो भर्ती भी हुई है, अगर आप उनका बैकग्राउंड भर्ती वालों का पता करें तो मैक्सिमम उसमें आरएसएस के मतलब जो है बैकग्राउंड वाले लोग भर्ती हुए हैं। तो उनका अल्टीमेटली था कि 4 साल एक उनकी एक आर्मी ट्रेनिंग करा के और फिर उनको मतलब जो है अपनी पार्टी और पार्टी के इर्द गिर्द उसमें लाया जाए, भर्ती किया जाए और उस तरीके से रखा जाए। और जो तमाम जो है मतलब दुनिया में जो डिक्टेटरों ने इस्तेमाल किया है कि जो है सिविल मतलब जो है और पुलिस का दोनों का मिला करके इस्तेमाल मतलब जो है वो करके अपनी रूल को कायम करने के लिए। तो अग्निवीर का एक लंबा लॉन्ग टर्म प्लान उनका वो भी था, जो वो अल्टीमेटली जो है वो उसको मतलब जो है यहाँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो जो बात मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी जगह मतलब मॉरल पोजीशन से एक बात को कह रहा हूँ कि जो देश की स्थिति है, सिचुएशन है, उससे बाकी नंगेपन पे उतर आए तो कहाँ पर जो है भाई नंगा खुदा चंगा, मतलब वो कहावत कही गई। अगर वो उतर आया तो वो क्या क्या करने लग जाएगा, किसमें सफल होगा किसमें सफल नहीं होगा, तो वो तो मतलब जो है बात की बात है, क्योंकि अल्टीमेटली सारा गेम अब मतलब राष्ट्रपति के हाथ में चला जाएगा। अब राष्ट्रपति मतलब अगर थोड़ा विवेक का इस्तेमाल किया तो बच सकता है, विवेक का इस्तेमाल नहीं किया तो वो कुछ भी हो सकता है। और उसमें दूसरा ये देखना पड़ेगा कि आरएसएस कहाँ तक जाना चाहता है, पूरे मतलब जो चीजों को आरएसएस कहाँ तक खींचने देगा इनको, आरएसएस कहाँ तक खींच के ले जाने देगा इनको, ये भी एक थोड़ा देखने का मामला। आरएसएस के चाहे बिल्कुल न माने, आरएसएस को चाहे जितना किनारे कराए, लेकिन अल्टीमेटली आरएसएस का कंट्रोल पूरी पार्टी के ऊपर, पार्टी के नेताओं के ऊपर इनके आज भी आरएसएस का है। तो आरएसएस कहाँ तक देश को मतलब आग में जाने की इजाजत देगा तो कहाँ तक इसको आरएसएस का फायदा कहाँ तक होगा, अगर इस तरीके की सिचुएशन और स्थिति को बनने देगा। तो अगर आरएसएस को कोई इसमें बेनिफिट होता दिखेगा तो जरूर होने देगा। अगर आरएसएस को इस तरीके का बेनिफिट होता नहीं दिखा तो आरएसएस ही इस काम को नहीं होने देगा, वही रोकेगा जो है। तो मेरी जहां तक मतलब जो है रीडिंग है। नित्यानंद जी, ममता दीदी ने तो बोला है कि अगला प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनने जा रहे हैं। नहीं, वो तो राहुल गांधी ने भी बोला है और तमाम जो विपक्ष के नेता उन सबने बोला। सवाल इसमें दो तरह के लोग नतीजे निकाल रहे हैं कि यदि सीटें कम हो गई और तो भी नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, शायद कोई और बनेगा, और जोड़ गांठ करके जो एनडीए के और जो या थोड़े अलग थलग हैं उनको ले आने की कोशिश होगी, तब भी नहीं बनेंगे। और यदि मेजॉरिटी में आ गए तब तो अगला चुनाव ही नहीं होगा, शायद ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है। या होगा भी तो रसिया की तरह। तो ममता बनर्जी के इस बयान से कुछ उत्साहजनक चीजें लग रही हैं, उनके पास भी तो कुछ अपना इंटेलिजेंस होगा जो बोल रही हैं। मैं वही जो बात आप कह रहे हैं, मैं वही आपको कह रहा था कि सिर्फ ममता ने नहीं, राहुल ने तमाम अपने भाषणों में हर मन से कहा कि 4 जून को ये प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले। ठीक है, उन्होंने तमाम जगह कहा है और लगभग लगभग विपक्ष का हर बड़ा नेता
मतलब ये बात मतलब वो कह चुके हैं, हर एक नेता ने ये बात कह चुके हैं। ममता दीदी ने कोई अलग बात नहीं कही है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है उसमें देखिए, बाकी जगह जैसे बोल रहे हैं कि जो नेताओं और कांग्रेस और पार्टी के बीच में लड़ाई हो रही है, अगर पूरे उसमें देखें, लेकिन बंगाल में लड़ाई अलग। बंगाल में लड़ाई जो है वो मोदी और ममता के बीच की सीधी लड़ाई, ठीक है। बंगाल में जो लड़ाई है मतलब हर जगह पार्टी टीएमसी और उसका होता है, यहाँ पे दो व्यक्ति मतलब दो नेताओं के बीच की लड़ाई हो गई है, एम वर्सेज एम। एम वर्सेस एम, ठीक है। और ममता के साथ जो है बहुत सारे एम है, मुसलमान भी है, महिलाएं भी है, ठीक है ना। और मटन और मछली भी है ममता के साथ, क्योंकि वो खाती है, हम लोग खाते हैं भाई, सीधी सी बात है। हमारे साथ सारे एम है, ठीक है। यहाँ महंगाई भी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे तो है, लोगों के पास भी है, मोदी के पास नहीं है। और ये बात मतलब साफ हो चुका, जो यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे, खाने पे ही बंगाली नहीं छोड़ेगा खाना पीना। वो विवेकानंद को लेके कह रहे थे, विवेकानंद मांस मछली खाते थे, तब आहत नहीं हुआ क्या? भावनाएं आहत होती है। अरे भैया, भावनाएं आहत होती है तो घर के अंदर बैठो ना, आग मत देखो कौन क्या वीडियो डाल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो आप बात कह रहे थे कि सवाल कुल मिला के ये है कि जो सर राम कुमार सर कह रहे थे वो बहुत सही बात करते, लेकिन अभी जो सर कह रहे थे ना आरएसएस को लेके, मेरे मन में एक डाउट है कि देखिए, नड्डा जो बीजेपी के वो है अभी अध्यक्ष है, वो ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, बीजेपी बहुत मजबूत हो गई। ये बात उन्होंने कहा ना, अभी स्टेटमेंट दिया ना, तो ये आप उसमें चले गए। हालांकि नड्डा की भी हालत तो देखिए, वीडियो में कैसे खींच के अमित शाह जो है हटा रहे थे, वीडियो देखे नहीं जा रहे थे तो खींच के पीछे कर दिया। तो ये इस पार्टी में है, और ऐसा नहीं है। ये जिस तरह के बयान दिए हैं, अगर किसी मनोवैज्ञानिक से या उनसे आप इसका विश्लेषण कराएं कि एक नॉर्मल आदमी जो बहुत बड़े पद पर, जिसकी मतलब जिस देश की आबादी 140 करोड़ कही जाती है, वो मतलब मान लीजिए कि एक आबादी है जिसका जो उसका 1/4 आबादी है, उसके बारे में इस तरह के अनर्गल बात तो पहली बात नहीं करे। दूसरी बात, उसके अलावा भी जिस तरह के विपक्ष के नेताओं के लिए या जैसे उन्होंने कुछ शब्द यूज किए, वो शब्द ऐसा कौन व्यक्ति देता है? उसके अंदर वो तमाम गुण हैं, देखेंगे इतिहास में तमाम वो गुण हैं, वो उस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो ये आप मुझे बताइए ना कि मेरे को पूजा, ये जो अभी विघ्नेश सर शुरू में कह रहे थे ना कि भाई अब ध्यान करना है, ध्यान करने में आदमी दरवाजा बंद कर, विवेकानंद आप देखिए इसी का ही ध्यान करने गए थे सुभाष चंद्र बोस को जब भागना था जर्मनी, जब वो गए थे भारत छोड़ के, इसी बंगाल से सुभाष चंद्र बोस थे ना, उन्होंने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया था अपनी दाढ़ी वाड़ी बढ़ाने के लिए, और खाना डलवाते थे वो नीचे से अपनी भतीजी से। भेष कोई नहीं आया था, किसी को नहीं पता चला था, कोई अंदर नहीं आया था, वो अपना भेष बदले, दाढ़ी उगाए और फिर बाहर भाग गए। ये भाई साहब जाते हैं चश्मा पहने हुए ध्यान करते, यार ध्यान करना है चश्मे की जरूरत नहीं है। पहली बात, मैं खुद ही अगर आप बैठे, ठीक है, तो आप बहुत सारी चीजें देखिए, फिर कैमरा हर एंगल से। अरे अम्मा का वो जो बायोलॉजिकल अम्मा को कैंसिल कर दिया कि हमारी बायोलॉजिकल अम्मा नहीं है, मतलब हम नहीं हुए, हम तो अवतार हैं। तो भैया फोटो किसके साथ खिंचवाते थे, अभी बताइए। हमारा, मैं एक नागरिक के तौर पे सवाल कर रहा हूँ कि आप जो कैमरा लेके लश्कर लेके जाते थे हर बार, सिर्फ जन्मदिन पे आप जाते थे। हालांकि हम व्यक्तिगत या व्यक्ति पे चर्चा का ये विषय नहीं है, ये विषय लोकतंत्र और उसकी बात हो रही है। लेकिन कुल मिला के अभी जो हवा है, मैं ये मान रहा हूँ कि रिजल्ट जो भी हो, देखिए कंपटीशन तो है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से, क्योंकि एक बहुत बड़े वर्ग को इन्होंने ध्रुवीकरण किया है और एक बड़ा वर्ग है। दूसरा है कि जो रेफरी है, चुनाव आयोग तो नहीं कहूंगा, वो आयुक्त जिसको इन्होंने नियुक्त किया है, वो तमाम कोशिश, सर कह रहे कि तमाम सेफ्टी तमाम चीजें हो गई हैं, लेकिन बावजूद उसके एक संदेह तो उन्होंने पैदा कर दी। और एक सवाल और था कि अगला चुनाव जो दीदी ने कहा है, आपको लग रहा है इस बार जिस तरह से चुनाव, भाई तमिलनाडु में अगर 40 सीटों के में चुनाव एक दिन में हो सकता है, बंगाल में 7 फेज क्यों लिए आप? अब 4-4 सीटों पे करा तो 4 में 24 क्यों नहीं करवा दिए? ये बात ममता ने अपने भाषण में कही। जहाँ 4 करा सकते थे तो एक फेज में आप 24 करा दे, 3 फेज में आप चुनाव कराते, इतना लंबा चुनाव का है बीजेपी के लिए, मोदी के लिए, ये उनका आरोप है। और उनके आरोप को नकारने का कोई वजह नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये जो तमाम संदेह इस चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग की साख जो है खत्म हो चुकी है। इसलिए अगले चुनाव के बारे में जो चिंता है, उस चुनाव को मैं ऐसा नहीं देख रहा हूँ कि वो बेकार की चिंता है। वो चिंता वाजिब है और वो चिंता हर नागरिक को होनी चाहिए, सिर्फ पार्टी को।
जी जी, एकदम सही कह रहे हैं विघ्नेश भाई। मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका एक लेटर आया, जी जी और खास करके पंजाब में चुनाव से पहले आया है। तो और उन्होंने जो आरोप आरोप लगाए हैं, उसको कहा कि इतना घटिया, इतना वाहियात, मैंने जो रॉटन टाइप, रेडिल, रॉटन, इस तरह का शब्द उसमें इस्तेमाल किया गया है, और कहा गया है कि अ, देश के किसी भी प्रधानमंत्री कभी भी इस इस निचले स्तर पे कोई नहीं गिरा, मतलब गिर के कुछ बोला है। तो एक तो उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट फेज से पहले पहले आया है। ये थोड़ा पहले आ सकता था, आता तो कुछ शायद और ज्यादा एक बेहतर बहस समाज में आता है। दूसरा, जो ये हिंदी वाला जो मसला है, हिंदी में, और मतलब वो कहते हैं कि जो गली मोहल्लों में बोली जाती है हिंदी, जो समझ जाता है, या उसको ही वो लोग संबोधित भी करते हैं, या उसकी चेतना को और बढ़ाना बढ़ाना भी नहीं देना चाहते। हालांकि गली मोहल्ले में भी लोग देखते हैं कि कोई बड़ा बुजुर्ग जा रहा है, तो आपस में यदि माँ बहन की गाली दे रहे होते हैं तो शांत हो जाते हैं कि अ, हमारे जो भी हैं बुजुर्ग हैं, या मतलब सम्मानित सदस्य हैं समाज के, वो क्या सोचेंगे। तो क्या अब ये इन्होंने मान लिया है कि मैंने सड़क छाप जो बोला जाता था नॉर्मली, अब उसको वहीं रहने देना है, या उसी स्तर पे उतर जाना है, और मनमोहन सिंह के लेटर का कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? अ, देखिए, मनमोहन सिंह जी के लेटर का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़े, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और उनके बारे में जो जनता ने इमेज, जिसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की गई थी 2014 से लेकर के और आगे, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट। लेकिन 2020-21 आते आते पब्लिक धीरे धीरे वो सारी चीजें समझने लगी कि आखिर ये जो डिस्टॉर्ट किया गया उनका इमेज, इसके पीछे मकसद क्या, और इस मकसद को समझने के बाद और भी बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती। यहाँ पे है क्या कि आखिरी फेज जो पंजाब हरियाणा वाला, और अ, मुख्य तौर पे पंजाब हरियाणा के लोगों से उन्होंने जो अपील की, वो उसको एक तरफ देखिए। और एक चीज जो हमारे आपके विमर्श में अभी रह रही थी, साथ में ये चीज देखिए कि नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि 6 महीने बाद इस देश में राजनीतिक भूचाल है। राम कुमार जी जो बात बोल रहे थे, वो उसी, अच्छा, नित्यानंद जी भी जो बात बोल रहे थे, वो इशारा उसी की तरफ है कि 6 महीने बाद राजनीतिक भूचाल आखिर वो चाहते क्यों। भाषा का तो आप समझ लीजिए कि भाषा जो है, ये सड़क छाप नहीं रहेगा तो उनके जो ऑडियंस है, उनके जो वोटर्स हैं, उनका जो अपना एक कैडर है, वो उसी भाषा का आदी, वो उसी भाषा का आदी है। और उन्हें बहुत संतुष्टि मिलती है जब उनका नेता जो है वो किसी को गाली दे, किसी की बेइज्जती करे, किसी का मजाक उड़ाए। तो भाषा तो वैसा ही रहेगा, लेकिन ये 6 महीने वाली बात, और राम कुमार जी जिस तरह से बोल रहे हैं कि देखिए, मैं बहुत सहमत हूं उनसे कि अब ये चीज, ये बात बहुत अच्छे से आरएसएस और भाजपा दोनों के समझ में आ गई है कि अब जनता खड़ी हो गई है। अगर जनता के विरुद्ध हम
अपना पूरा का पूरा जो है सरकारी तंत्र छोड़ेंगे तो ऐसा नहीं है, जनता गुरिल्ला वॉर पे आएगी। और गुरिल्ला वॉर का एक एग्जाम्पल भी राम कुमार जी ने दिया। तो साथ में राम कुमार जी ने यह भी बताया कि सारा कुछ जो है राष्ट्रपति महोदय के हाथ में है। तो मेरे ख्याल से जो प्लानिंग इनकी चल रही होगी, वहां ध्यान में तो वो प्लान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2,500 लोगों के बीच में चश्मा लगा करके बैठे हुए हैं, नित्यानंद ने भी बताया। तो वहां तो वो ध्यान नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनकी टीम जो प्लान कर रही होगी, वो उस बात को ध्यान में रख के प्लान कर रही होगी कि अब साइकोलॉजिकली इन्होंने डिफीट स्वीकार कर ली है, हार स्वीकार कर ली है। ये भी बात जो है वो हमारे ध्यान में रहना चाहिए। तो जो 6 महीने बाद की बात हो रही है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, वो इसलिए कि या तो ये 6 महीने की इमरजेंसी लगाएंगे, बात एक ही है, या राष्ट्रपति शासन लगवाएंगे, और 6 महीने में तैयारी करेंगे कि देश को पूरी तरह से सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया जाए। किसी भी तरह से सांप्रदायिकता की आग भड़काई जाए, उसमें झोंक दिया जाए, 6 महीने की इमरजेंसी लगाई जाए, और उसके बाद जो है फिर दोबारा चुनाव करके करवा करके जो है, जो गलतियां अभी उनसे हुई हैं, जिनकी वजह से उनकी सरकार नहीं बन पा रही है, उसको रेक्टिफाई करना चाहेंगे। कुल मिला के जी जी लेकिन लेकिन ये इतना आसान और संभव नहीं है। राष्ट्रपति महोदया को भी विवेक से निर्णय लेने से पहले देश के हालात को देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखेंगी तो कितने दिनों के लिए ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन देश की व्यवस्था चरमरा देगी। जी जी, नहीं एकदम आप सही कह रहे हैं। बस अभी यहीं खत्म करते हैं हम लोग। एक तो दो चीजें हैं जहां से 400 पार का जो पहिए की आत्माभिमान जिसको कहते हैं, भयंकर किस्म का गुरूर, और उसके पहले जो दो तीन राज्यों में जीते थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ में जीते गए थे या जिताए गए थे या क्या था वो तो उसके कुछ कुछ चीजें लोगों ने पकड़ ली हैं। जैसे फॉर्म 17C पकड़ लिया है, शायद उसके पहले शायद नहीं समझ पा रहे थे। स्वाभाविक लगता था कि ये बहुत कुछ आसान है, और जबकि वोट के लिहाज से, परसेंटेज के लिहाज से कांग्रेस का वोट जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जोड़ लिया है तो काफी मतलब उनके बराबर पहुंच गया। तो ये कैसे हुआ, कौन सा खेल खेला गया, किस तरह से हुआ, अब वो मोटा मोटी वो समझ में आ गया है। दूसरा ये समझ में आ गया है कि जो भी इनके अभियान थे, अब वो बैकफायर कर गए। वो अब जो कुछ भी जिनके नाम पे 7 चरण का एक पूरा मतलब कहिए कि एक चक्रव्यूह रचा गया था, उस चक्रव्यूह का एक एक कोडिंग, इनकोडिंग, डिकोडिंग लोगों ने शुरू कर दिया है और सब समझ गए हैं। तीसरा कि ये खुद अपने ही जिस नंगई पे उतर गए और उस नंगई को कह रहे हैं कि ये तो हमारा स्ट्रेटजी है और कि हम चर्चा में बने रहें, तो वो भी बहुत एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। अब ये हालत हो गई है कि एनडीए की इंडिया यहाँ तक आना भी एक बड़ी मतलब जब यहाँ तक लेके आ गए तो ये भी बहुत बड़ी खास करके जनता की जीत है। तीसरा कि राम कुमार जी कह रहे हैं कि संभव नहीं है कि मिलिट्री और तमाम चीजों का उपयोग वो कर पाए, राजनीतिकरण कर पाए। हालांकि अंदर खाते बहुत कुछ चेंज किया होगा, कोशिश की होगी, लेकिन ओवरऑल जो देश के हित का मामला है तो शायद अभी मिलिट्री अभी उस लेवल पे अभी नहीं इनके कब्जे में आ पाई है।
या अब देखा जाएगा कि कब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो लास्ट में एक एक मिनट की आप लोगों के लिहाज से 4 मई को, 4 जून को क्या स्थिति बन रही है? नित्यानंद जी, आप ही क्या शुरू करते हैं? देखिए, जो मैं कल भी बाहर था, मैंने आपको शुरू में कहा कि बंगाल में ये भी इनका जो है, मैंने जो कहा था आवाज प्रेशर थोड़ी अभी भी। हाँ, आवाज आ रही है ना? जी। हाँ, तो मैं जो शुरू में आपको बोल रहा था कि प्रेशर अभी भी है, कंपटीशन यहाँ पे सीधा कंपटीशन है, ठीक है ना। और 2 सीटें हैं जहाँ पे मतलब वाम है, एक कलकत्ता दक्षिण में जो है ये लड़ रही है, सायरा शाह जो है, ये असदुद्दीन शाह की जो भतीजी है, वो है पीछे के साथ सेना में थे, वो है एक सीट पर। और वो लोग कैंपेन ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनके कैंपेन को उतना वो नहीं मिला। लेकिन इनकी रैलियां भी बहुत कम हुई है। लेकिन यहाँ श्री टक्कर टीएमसी और ममता की जो रोड की रैली थी, अगर उससे आप कंपेयर करें, ये तो पुशअप करते हैं और असली फोटो जो नहीं दिखाते हैं, इनकी आदत हो गई है। लेकिन जो ममता बनर्जी अकेले दम पे यहाँ पे मान लीजिए कि अकेले वो लड़ रही है इस तरह से चुनाव, इस तरह से तो इन्होंने मान ही लिया। और अभी अब जो लग रहा है कि जिस तरह की चीजें आई, और एक रिपोर्ट हाल ही में मैंने थोड़ा स्टोरी डाली हुई थी, उसमें ये है कि प्रेशर होने के बावजूद लोगों के अंदर वो संदेश खाली और तमाम जो इन्होंने नैरेटिव करने की कोशिश की थी, वो लोगों के नहीं आया। लोगों में महंगाई है। हाँ, बंगाल में कुछ चीजें हैं जो सरकार के खिलाफ जा सकती है, वो है बेरोजगारी यहाँ पे है, और जो शिक्षा भर्ती ओवरऑल वाला जो ओवरऑल क्या लग रहा है? ओवरऑल आप अब देख रहे होंगे क्या? मतलब ये है कि टफ फाइट है, लेकिन वो दोनों में से हो सकता है कि कोई हो। लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा नुकसान ममता को नहीं होने वाला, फायदा होने का चांस है। जी जी। राम कुमार जी, यूपी के सहित क्या लग रहा है आपको? 4 जून को किस दिशा में बयार बहेगी? देखिए, मैं तो मतलब जो है आशावादी व्यक्ति हूँ। तो मैं तो आशा रख रहा हूँ कि इस बार जो है इंडिया आ रहा और बीजेपी और उसका जो है एलआई एनडीए जा रहा है। मैं तो इस आशा में हूँ। और उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, 50% पे तो किसी का कोई बहस नहीं है। मेरा मानना पहले भी था, अब भी है कि ये 50 जो है की बात सब लोग कर रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन ये 50 और 50 के ऊपर भी जा सकता है। ऊपर मिल जाएगा। 50 तो सब मान के चल रहे हैं, लेकिन 50 के ऊपर भी जा सकता है। मेरा व्यक्तिगत मतलब जो है ये आकलन है। लेकिन 40 पे तो सभी लोग सहमत कि 40 तो इंडिया गठबंधन आ रहा, लेकिन मेरा थोड़ा उससे ऊपर है। जी, मैंने 50 का मतलब कि इंडिया गठबंधन ही आएगा। विघ्नेश इंडिया भाई गठबंधन 50। जी, जी। आप 4 जून को कहाँ जा रहे हैं? 4 जून को देखिए, 4 जून को एक पहलू रह गया था कि मिलिट्री वाला जो सेना है, सेना का कमांड किसी के भी हाथ में, चाहे वो कितना भी करीबी हो सकता है, वो अपने घोटालों की दस्तावेजों को तो छुपा सकता है, उसको छुपाने की नाकाम कोशिशें या फिर थोड़े दिनों के लिए छुपाने की कोशिश कर सकता है। वो देश के युवाओं से, देश के बच्चों अनैतिक कार्य नहीं करवा सकता। ये वो दौर नहीं है अब। और 4 तारीख को मुझे ये लग रहा है कि राष्ट्रपति महोदया पूरी तत्परता से एक बार देश के नक्शे को सामने रख के 143 करोड़ लोगों, जिसमें आदिवासी भी हैं बड़ी संख्या में, और वो खुद उस कम्युनिटी से आती है, उसको ध्यान में रख के, न कि वो जो कॉरपोरेट लॉबी है और जिस लॉबी ने इस सरकार को यहाँ बिठाया हुआ है, और जो सत्ता पे बैठे हुए पावरफुल लोग हैं, पूंजीपति लोग, ना कि उनका चेहरा देख करके निर्णय लें। और अगर ऐसा नहीं होता है
तो मेरी मेरी उम्मीद है कि देश में लोकतंत्र पुनर्स्थापित होने के कगार पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और यही जो बार बार हम कहते हैं कि लोकतंत्र, संविधान, संवैधानिक मूल्य और जो भारत की जनता है, वी द पीपुल, जो पहला शब्द शुरू होता है, वो बचा रहे। और इसी उम्मीद के साथ कि 4 जून को क्या नतीजा निकलता है, वो जनता जनार्दन का नतीजा हो और उसको सभी स्वीकार करें, चाहे वो किसी के पक्ष में हो या किसी के विपक्ष में हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।